Let's study with education only. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मेलन के इस चैनल पे। और जहाँ पे हम पॉलिटी का ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे हर टॉपिक हम बहुत डीपली, क्लियरली, क्रिस्टली समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पॉलिटी का टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर पार्ट 1 में जनरली अभी तक हमने जो टॉपिक किए उनमें से किसी एक टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो दैट इज़ अवर फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो वी विल गो अ बिट डिटेल में हम इसमें जाएंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग, पार्ट 3 के अंदर ये दिया हुआ है, आर्टिकल्स 12 to 35 दिए हुए हैं। और हमने ये बोरो कहाँ से किया है? वी हैव बोरोड इट फ्रॉम यूएसए, और वहाँ पे इसको बिल ऑफ राइट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे बिल ऑफ राइट्स क्या है, तो दैट इज आवर फंडामेंटल राइट्स। और टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 to 18। देन राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। देन थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। एंड देन फोर्थ, right to freedom of religion, that is article 25 to 28. Then fifth, cultural and educational rights, article 29 to 30. And then the most important, right to constitutional remedies, that is article 32. और पार्ट 3 के अलावा पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, स्टेट, ये सब चीज़ें। एंड देन पार्ट 2 कंटेन्स सिटीजनशिप, जिसको कि आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है। एंड दिस इज आर्टिकल नंबर 5 से 11 है। तो अब हम आगे आर्टिकल 12 से 35 आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल नंबर 12 एंड 13। आर्टिकल नंबर 12 इज व्हाट? ये हमारा स्टेट को डिफाइन करता है। इट डिफाइन स्टेट, कि स्टेट क्या है। वो जो स्टेट की डेफिनेशन है दैट इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 12। एंड देन आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 इज कि जो भी लॉज हैं, कोई भी लॉज हैं जो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, उनको हम वॉइड डिक्लेयर करते हैं। ऑल लॉज दैट वायलेट एनी ऑफ फंडामेंटल राइट, एनी ऑफ फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। ठीक है, और इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन एज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब ये जो लॉज है यहाँ पर, दिस लॉज के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर हर तरीके के लॉ हैं। जैसे कोई भी परमानेंट लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने, या कोई भी टेम्परेरी लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, दिस ऑल। देन कोई भी स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है कुछ, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। देन कोई ऑर्डिनेंस है जो प्रेसिडेंट लेके आए हैं, वो भी लॉ के अंदर कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा कोई नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स है लॉ की, वो भी कंसिडर होती है। तो बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर कंसिडर होते हैं? कोई भी ऑर्डर, एनी ऑर्डर, एक्शन, लेजिस्लेशन, अमेंडमेंट, एनीथिंग इसके अंदर कंसिडर होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो ये अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो स्पेसिफिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस, दे आर नॉट लॉ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट, अब हम जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हम उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। अब फर्स्ट वन, राइट टू इक्वालिटी, कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 14 से 18। आर्टिकल नंबर 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 16 is equality of opportunity. 17 abolition of untouchability. Then article number 18 abolition of titles. थोड़ा थोड़ा इन्हीं डिटेल में मैं आपको समझा के, लिखवा के समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप ज़्यादा ग्रैप कर सकें और समझ सकें। तो सबसे पहले वी विल गो विद आर्टिकल नंबर 14।
आर्टिकल नंबर 14 में दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे. वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ and another concept is, this is equality before law, and another concept is equal protection of law. Equal protection of law. ठीक है. This is taken from British से इसका ओरिजिन हुआ है. दिस इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन ओरिजिन कॉन्सेप्ट है. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है कि लॉ जो है वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है. जो भी लॉ बन गया है वो सबके लिए बराबर रहेगा, उसमें कोई नेगोशिएशंस नहीं है. फिर चाहे वो कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, कोई बहुत बड़ा बहुत रिच पर्सन है, कोई पुअर पर्सन है, कोई भी इंसान है, सबके लिए रूल ऑफ लॉ एक ही रहने वाला है. लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. कि इक्वल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आपके सर्कमस्टांसेस भी सेम ही हैं. ये नहीं कि कोई एक है जो बहुत अमीर है, जिसके पास बहुत पैसे हैं, उसको और जो कोई बहुत गरीब है उसको अलग तरीके, मतलब सेम लेवल पे रख दिया जाए. नहीं, सेम पार पे. बेसिकली अगर इसके लिए मैं एक वर्ड कंसिडर करूँ तो दिस इक्विटी वुड बी द गुड वर्ड. इक्विटी की सबको सेम पार पे रखा गया है. जैसे मान लो ये कोई ये चेयर, कोई आपकी वॉल है, यहाँ से आप देखने की कोशिश कर रहे हो, तो कोई एक इंसान है जो बहुत छोटी हाइट का है, तो उसको नीचे 2 स्टूलों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो यहाँ तक देख सके. लेकिन अगर कोई थोड़ा बड़ी हाइट का इंसान है, उसको एक ही स्टूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे हम एक ही स्टूल देंगे. तो जब हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. लेकिन मान लो चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, किसी भी तरीके का इंसान है, अगर हमारे रूल में लिखा है कि सबको एक एक ही देनी है, फिर चाहे किसी को दिखाई दे नहीं दिखाई दे वॉल के उस पार, तो दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ. कि लॉ में लिखा है एक ही देनी है सबको, तो एक ही मिलेगी. एक अंडर जो उनके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा. तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा इक्वालिटी बिफोर लॉ में और इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में. ठीक है. तो अगर हम इस तरीके से देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज समवट एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट, हम इसे कंसिडर करते हैं, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन लॉ को हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की तरह कंसिडर करते हैं. ठीक है. आई होप आपको आर्टिकल 14 के अंदर की जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आए होंगे. तो अब आपको कोई भी पूछे इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आप अच्छे से बता पाएंगे. नेक्स्ट वाज आर्टिकल नंबर 50, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. आर्टिकल नंबर 15 दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है. आप किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो. किस किस बेसिस पे? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ, स्पेसिफिक लिखी हुई है वहां पर चीजें, क्या क्या? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है. तो ये 5 चीज़ें हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. इस लेवल पे आप इन 5 बेसिस पे आप किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. और दिस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड बाय बोथ, स्टेट है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, कोई भी है, वो कोई भी इंसान इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता. लेकिन ये इसका आर्टिकल 15 का पार्ट 1 है. देन देयर इज पार्ट 2 जहाँ पे वो क्या बोलता है कि कोई भी शॉप है, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, देन होटल्स हैं और कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो जो कि स्टेट के फंड से किसी भी तरीके से बनी है, कोई भी वेल है, टैंक है, तो इन सब में जाने से स्टेट के अगर थोड़ा भी उसमें रोल है तो आप किसी भी इंसान को वहाँ जाने से नहीं रोक सकते हैं. ठीक है. देन देयर आर सम स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो. और किसके लिए? थर्ड पार्ट में वुमेन एंड चिल्ड्रन के वेलबींग्स के लिए है. देन फोर्थ इज कोई भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं
OBCs हैं, SC हैं, ST हैं, उन सब के भलाई के लिए भी किया गया है। इसी से रिलेटेड ये वाली जो चीज़ है, इससे रिलेटेड एक इनामदार केस भी था। इसको आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे अगर आपको याद रह जाए तो। इनामदार केस क्या था? इस इनामदार केस में बेसिकली ये था कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो फिर प्राइवेट हो, एडेड अनएडेड किसी भी तरीके से हो, तो उन सब को इक्वल मतलब एडमिशन दिया जा सके, उन सब का भला किया जा सके एक तरीके से। तो इस इनामदार केस में बेसिकली ये बोला गया था कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिजर्वेशन या उनको अलग से SC ST OBCs को कोई भी बेनिफिट देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस की जो वर्डिक्ट थी, इसको नलीफाई करने के लिए, इसको क्या करा था? इसको नलीफाई करने के लिए एक 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे हम 2005 में, जिसके अंदर कि ये बोला गया था कि कोई भी चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे फिर वो प्राइवेट हो, एडेड हो, अनएडेड हो, स्टेट ने उसमें हेल्प की है नहीं की है, आपको सभी को एडमिशन देना पड़ेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बेनिफिट के लिए, सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को बेनिफिट करने के लिए। ऑल्दो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस थे उनको इस एक्सेप्शन से अलग रखा गया था। ठीक है, तो ऑल्दो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ मैंने आपको फिर भी बता दिया है ताकि अगर आपको ये ध्यान रह सके कि ये इनामदार केस किससे एसोसिएटेड है। तो इट इज़ समहाउ आर्टिकल 15 में जो ये सोशल बैकवर्ड सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट की बात की गई है, उससे रिलेटेड ये इनामदार केस आपका था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 16। व्हाट वाज आर्टिकल नंबर 16? आर्टिकल नंबर 16 में क्या था हमारा? आर्टिकल नंबर 16 में हमारा था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे? इक्वल अपॉर्चुनिटीज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कि सारे ही सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, देन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। देन इसमें दो और अलग हैं, व्हाट इज डिसेंट एंड रेसिडेंस। ये ध्यान रखेंगे, दीज टू आर डिफरेंट। आर्टिकल 15 में सिर्फ ये 5 थे, इसमें ये 2 और इंक्लूडेड है। इनके बेसिस पे आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 16। ठीक है, तो अब इसके अलावा इसमें पार्लियामेंट के पास पावर है। किस चीज़ की पावर है पार्लियामेंट के पास? टू रेजिडेंस, कि रेजिडेंस फॉर किसके लिए? जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, कि उनको कहीं पे भी रेजिडेंस देना है, जो भी है, तो उसके बिहाफ पे कोई भी किसी भी तरीके का लॉ बनाना है, तो उसकी पावर किसके पास है? उसकी पावर पार्लियामेंट के पास है। देन उसके अलावा स्टेट्स को में कोई रिजर्वेशन देनी है, जो ये रिजर्वेशन वाली चीज़ है वो भी आर्टिकल नंबर 16 में ही है। स्टेट के पास पावर है कि वो रिजर्वेशन दे सकता है, किस किस को? SC को, ST को, OBC को। उसके अलावा अभी EWS की रिजर्वेशंस भी आ गई हैं, जो कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई हैं? दे आर फ्रॉम 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो हम बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन वी कम विद आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल 17 इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस यही है कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना है, वो भी किस तरीके से? इन ऑल द फॉर्म्स। हर तरीके की अनटचेबिलिटी को हमें एबॉलिश करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली वो क्या है? दैट इज़ कि ये अनटचेबिलिटी वर्ड जो है वो कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। इट इज़ नोवेयर डिफाइंड, ना कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ना किसी लॉ में डिफाइन है, तो कहीं पर भी अनटचेबिलिटी की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी है। ऑल्दो इसको
लागू करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लीगल एक्शंस भी लिए हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बनाया था हमने। कब? ये हमने बनाया था 1976 में। उसके अलावा अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट बना है 1955 में, एंड सो मोर। ठीक है, तो कुछ कुछ एक्ट्स हैं, आप ध्यान रख सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कब बना? 1976 में। अनटचेबिलिटी का ऑफेंसेस का एक्ट जो बना 1955 में बना है। ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 में क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इसे मैं थोड़ा लिख के और डिटेलिंग करके इसलिए पढ़ा रही हूँ, मैंने स्लाइड्स ऐड इसलिए नहीं किए ताकि आप मेरे साथ साथ लिखें, अपने नोट्स बनाएं, कनेक्ट करें, क्योंकि दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो एबॉलिशन टाइटल्स की किस किस बेसिस पे कि आप किसी को भी टाइटल नहीं दे सकते। यू कांट गिव टाइटल टू एनीबडी एक्सेप्ट, आप कोई मिलिट्री में है, कोई मिलिट्री का आपको टाइटल मिल रहा है, या फिर आपने कुछ एकेडमिक डिस्ट्रीब्यूशन एकेडमी में कुछ अचीव किया है तो वहाँ से आपको एकेडमिक डिस्टिंक्शन जैसे कि PhD हो गई या समथिंग लाइक दैट, तो वो कुछ टाइटल्स अगर आपके हैं तो आप वो टाइटल्स लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। उसके अलावा कोई फॉरेन स्टेट से कोई इंडियन सिटीजन है, अगर उसको टाइटल लेना है किसी भी नो फॉरेन स्टेट बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट, नहीं ले सकते हैं आप। ठीक है, देन थर्ड इज अगर आप सिटीजन नहीं हैं तो भी अगर आप किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर स्टेट के अंदर किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं तो भी आप कोई टाइटल नहीं ले सकते हैं एक्सेप्ट प्रेसिडेंट के एसेंट के। अगर प्रेसिडेंट एसेंट देता है तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हैं। कब? अगर आप सिटीजन नहीं है, इफ़ यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। देन कोई प्रेजेंट हो गया, कोई गिफ्ट हो गया किसी से, एमोल्यूमेंट्स, किसी भी तरीके का आप नहीं ले सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर आपको बोलता है, कंसेंट दे रहा है तो आप ले सकते हैं, एल्स आप नहीं ले सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी से एसोसिएटेड एक केस था, दैट वाज बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996। इसके अंदर क्या था, इन्होंने जो नेशनल अवार्ड्स थे उनकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था। दे अपहेल्ड वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स। ठीक है, जो कि कब स्टार्ट हुए थे? दे वर स्टार्टेड इन 1954। एंड ये भी बोला गया था कि इनको आप सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना नहीं, बस मेन ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज अवर आर्टिकल नंबर राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। एक बार और फटाफट विद इन क्विक्स रिकैप की तरह इसको रिवाइज करते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला कॉन्सेप्ट था, जो कि क्या कहता था? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से लिया गया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश से लिया गया था। इसके अंदर ये था कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे क्या था कि लॉ जो कह दे रहा है वही फाइनल है, उसमें जो भी लिखा है उसके ऊपर कुछ भी नहीं। देन आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, किस किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। प्लस वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गई, SC ST, उनके एडवांसमेंट के लिए भी आप कुछ कुछ इसमें कर सकते हैं। देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या था कि सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस किस बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और उसके अलावा इसमें दो चीज़ें और एडेड थी, कौन कौन सी?
डिसेंट और रेसिडेंस। ठीक है। देन एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि दिस अनटचेबिलिटी वर्ड इज नो वेयर डिफाइंड, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना किसी लॉ में कहीं पर भी नहीं डिफाइंड है। ठीक है। देन टाइटल्स की एबॉलिशमेंट है, कोई भी टाइटल आप नहीं ले सकते हो एक्सेप्ट एनी मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन में। कोई भी फॉरेन स्टेट से कोई सिटीजन है वो डायरेक्ट टाइटल नहीं ले सकता है, और अगर आप सिटीजन नहीं हो लेकिन आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्टेट का है उसके अंदर काम कर रहे हैं तो आपको प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना होगा। उसके अलावा आपको कोई प्रेजेंट लेना है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी भी तरीके का तो उसमें भी आपको प्रेसिडेंट का कंसेंट जरूरी होता है। सो आई होप ये 5 आर्टिकल हैं जो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेकेंड आर्टिकल, दैट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जिसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 के अंदर आपके स्पेसिफिकली 6 फ्रीडम हैं जिनको अभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। देन 20 में कन्वेक्शन से रिलेटेड है, 21 इज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट। इन सबको अभी हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद आर्टिकल नंबर 19। थोड़ा सा फैक्चुअल भी है, आई होप मेरे साथ आप पेशेंस बना के रखेंगे ताकि हम कंप्लीट कर सकें इसे। तो अगर हम आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम राइट्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्या दिया है, पहले में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप कुछ भी बोल सकते हैं कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी आपको पूरी फ्रीडम है। देन सेकेंड इज बी में आपको क्या दिया गया है, बी में आपको दिया गया है असेंबल पीसफुली, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स ऑब्वियसली। ठीक है। देन सी आपको क्या बोलता है कि आप एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, कोई भी यूनियन बनाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं। ठीक है। देन डी इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड देन ई इज कि आप रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं किसी भी पार्ट में, reside and settle in any part of the territory and territory of India. Okay, then F हमारा डिलीट हो चुका है, that was right to property। इसको अलग से थोड़ा सा मैं आपको अभी बताऊंगी, इसको फंडामेंटल राइट में नहीं इंक्लूड करते हैं हम। एंड देन G इज प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेडिंग, बिजनेस, कुछ भी जो आपका मन है, आपको इंटरेस्ट है, वो आपको करने की पूरी फ्रीडम है। ठीक है। तो इसके अंदर ना कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो आई थिंक मुझे साथ साथ बतानी चाहिए थी बट आई फॉरगॉट इट, पर ठीक है हम यहीं पर देखने की कोशिश करते हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपकी क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, दे आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, कि ऐसा नहीं है कि ना कि आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके पास तो आप कुछ भी बोल रहे हो, किसी को भी गाली गलौज कर रहे हो, कुछ भी किसी को डिफेम कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या है, सोवर्निटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी हमारी कंट्री की, कोई पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, उसके अलावा डिसेंसी मेंटेन करनी है, मोरालिटी मेंटेन करनी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, और हमारे जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं फॉरेन स्टेट के साथ वो भी ख़राब नहीं होने चाहिए। ठीक है। सो थोड़ा इसके अंदर मैक्सिमम सब कुछ ही आ जाता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं, हम काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस इसमें लगा के रखते हैं। ठीक है। देन पीसफुली जब आप असेंबल कर रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी सोवर्निटी ना गड़बड़ हो, उसके अलावा इंटीग्रिटी ना खराब हो, और पब्लिक ऑर्डर जो है उसमें गड़बड़ी ना हो। ठीक है। देन सिर्फ आप पब्लिक लैंड्स पे ही पीसफुली असेंबल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी के घर जाके आप कह रहे हैं कि हाँ हमारे पास राइट है पीसफुली असेंबल होने का तो हम
यहाँ पे असेंबल होना चाहते हैं, नहीं, सिर्फ पब्लिक लैंड्स पे ही आप असेंबल हो सकते हैं। देन आपको कुछ मार्च निकालनी है, कुछ रैलीज निकालनी है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज कि इसमें आपके पास कोई राइट नहीं होता है टू स्ट्राइक, ठीक है। स्ट्राइक करने का आपके पास कोई राइट नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जब आप पीसफुली असेंबल हो रहे हैं तो देयर इज नो राइट टू स्ट्राइक, ठीक है। देन 1C में हेयर यू कैन से जो एसोसिएशंस बन रहे हैं इसमें भी सेम है, जो पीसफुली असेंबल हो रहे हैं उसमें है सॉवरनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, और इसके अलावा इसमें एक जो एक्स्ट्रा होता है दैट इज़ मोरालिटी। उसके अलावा सॉवरनिटी, इंटीग्रिटी और जो ये पब्लिक ऑर्डर है ये तो होंगे ही, ठीक है। और इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि राइट टू ऑब्टेन द रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन, कि आप किसी एसोसिएशन की रिकॉग्निशन कराना चाहते हैं तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। वो रजिस्ट्रेशन पे देख के, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के तभी आपको रिकॉग्निशन उन्हें देना है या नहीं देना है, वो आपका डिसाइड होगा, ठीक है। दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस एज वेल। आई होप देयर वुड बी नो सच प्रॉब्लम टू दिस। देन नेक्स्ट इज 1D मूवमेंट में। मूवमेंट इट इज़ कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट जो शेड्यूल्ड, बेसिकली इसमें जो ध्यान रखना होता है दैट इज़ कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनके इंटरेस्ट में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो हो सकता है आपको मूवमेंट करने की परमिशन ना मिले। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो आपको मूवमेंट मिल रही है दिस इज इनसाइड द कंट्री, नॉट आउटसाइड द कंट्री। आउटसाइड द कंट्री के लिए आपको आर्टिकल नंबर 21 में देखने को मिलेगा, दिस इज इनसाइड द कंट्री, ठीक है। देन दिस 1E और इसमें सेम होते हैं, जो भी आपके D में है वो सारे E में भी होते हैं, ठीक है। देन F तो राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो चुका है। इसके अलावा जो 1G है इसमें जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट होता है और स्टेट अगर चाहे तो वो किसी किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए मोनोपोली कर सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये राइट टू प्रॉपर्टी मैं थोड़ा सा आपको अलग से समझा देना चाहती हूँ क्योंकि कई बार इस राइट टू प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी को हमने डिलीट किया था कब? इट वॉज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, रिमेंबर, याद रखेंगे। और इसको उसके बाद क्या बना दिया गया? इट वॉज मेड लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन उसके अलावा अब ये तो हो गया, मैंने आपको जो फैक्ट्स बता दिए, पर अब इन फैक्ट्स को आपको याद भी तो रखना पड़ेगा। तो ये के सारे आप किस तरीके से 6 फ्रीडम जो है यहाँ पे जो हमारे ये 6 राइट्स लिखे हैं उनको सीक्वेंस से कैसे याद रखूँगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है 19(1)A बताओ, 19(1)B बताओ, तो अब आपको स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा। तो इसकी कुछ तो शॉर्टकट है जो मैंने बना रखी है, मे बी दैट हेल्प्स यू। मैं आपको लिख के बताती हूँ, शायद आपको हेल्प कर सके। Sam resides in Poland. So this is S for speech and expression 19(1)A. Then A for assembly and association. This A is for assembly and this A is for association. This is 1B, this is 1C. And then M for movement. This is D, रेजिडेंस वाला E, F डिलीट हो ही चुका है। ये पब्लिक प्रोफेशन वाली जो चीज़ है दिस इज 1G में। सो दिस इज़ वन स्मॉल ट्रिक जो मैंने बना के अपने लिए याद करा था। इफ़ इट कैन हेल्प यू इन सम वे, साम रिसाइड्स इन पोलैंड, ठीक है। और ये चीज़ें तो आप ध्यान रखेंगे ही, आर्टिकल 300 और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने इसको हटाया है, ठीक है। देन कमिंग नेक्स्ट टू आर्टिकल, उसके अलावा जो ये आर्टिकल 19 है इसके अंदर ना बहुत सारे लॉज राइट्स को इंक्लूड भी किया गया है। तो जैसे कि राइट टू प्रोपोगेट वंस अदर्स व्यूज़
कोई बंद हो गया है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट पर, वो ऐसा है कि आप देख के आसानी से पहचान पाएंगे, वो बहुत सारे हैं, तो उन्हें हम अभी फ़िलहाल यहाँ पर लिख कर याद नहीं कर सकते। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो मैंने आपको अभी फ़िलहाल याद करा दिया है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू आर्टिकल नंबर 20. What is in article number 20? That was protection against arbitrary conviction, कि ऐसे ही उठा के किसी को भी ले जा नहीं सकती है सरकार या पुलिस। ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। व्हाट आर दीज? फर्स्ट इज कि कोई एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लगेगा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, और ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लगेगा, दैट इज कि कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की आज की तारीख में, मान लो आपने कोई भी गुनाह किया है, कोई भी जुर्म आपसे हुआ है, तो वो दो तरीके के लॉ जो होते हैं, वन इज सिविल एंड सेकेंड इज क्रिमिनल। कि आपको कुछ फाइन लगा है, कुछ लगा है, तो वो आपका चेंज हो सकता है कि आपने आज कुछ पनिशमेंट की, कल सरकार को लगा कि नहीं ये फ़ाइन कम है, तो सरकार ने फ़ाइन बढ़ा दिया कि अब आज से 100 रुपये फ़ाइन नहीं 500 रुपये फ़ाइन लगेगा, और वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगेगा कि वो जो पिछली डेट वाले लोग हैं उनको भी भरना पड़ेगा, तो दैट इज़ कंसिडरेबल। लेकिन क्रिमिनल जो आपके गलतियाँ होती हैं, क्रिमिनल जो आपकी पनिशमेंट्स होती हैं, उनमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो। कैसा नहीं कर सकते हो? कि आज की तारीख में उसमें जो सज़ा है, आज किसी ने गुनाह किया है तो उसको उसी के हिसाब से सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो आपको एक ग्रेटर किसके लिए होता है ये बेसिकली? तो ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्रिमिनल में आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस टाइम पे ऑफेंस हुआ है उस टाइम पे क्रिमिनल की जो सज़ा है वही सज़ा आप मैक्सिमम दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। देन सेकेंड इज नो डबल जियोपार्डी। व्हाट इज दिस? एक ही गुनाह के लिए आपको 4 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है, एक गुनाह के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। हालांकि कुछ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन पनिशमेंट्स होती हैं उनमें ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, पर इन जनरल क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, यहाँ पे यही एलिजिबल होता है कि कोई पनिशमेंट आपको 2 बार नहीं दे सकता है। देन थर्ड इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। व्हाट इज दिस? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब यू कांट विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ। आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे रहे हो। ठीक है, यू कांट विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ या योर सेल्फ, खुद के अगेंस्ट नहीं। हालांकि अगर आपसे माना जाए कि आपको थंब इम्प्रेशंस देने हैं तो आपको देने पड़ेंगे, आप मना नहीं कर सकते हो कि हाँ मैं तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है तो मैं तो नहीं दे रहा हूँ। नहीं, आपको अगर कोई मांग रहा है थंब इम्प्रेशन दो तो आपको देने पड़ेंगे। देन कोई किसी भी तरीके की ये सब चीज़ें हैं, अगर डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस वो हो रही हैं तो आपको देनी पड़ेंगी। So the next is article number 21. I think class is getting a little hectic, तो हम इसको 2 parts में करेंगे। We will complete this right against freedom right now and then again हम part 2 में बाकी की चीज़ें proceed करेंगे continuous। Then article number 21. This is लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एंड पर्सनल एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये हमने जब सोर्स पढ़ी थी तब मैंने बताया भी था, दिस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वी हैव टेकन फ्रॉम। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके,
तो जो प्रोसीजर इस्टॉब्लिश बाय लॉ है उसके अलावा जो भी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है ये अपने आप में काफ़ी बड़ा और काफ़ी एक्सपेंडेड है। इसके अंदर सब कुछ आता है, राइट टू प्राइवेसी, डिसेंट एनवायरनमेंट, बाहर जाना है, पब्लिक हैंगिंग के अगेंस्ट है, नॉइस पॉल्यूशन है, जो भी बड़े बड़े केसेस होते हैं वो सारे ही लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसी के अंदर एक आर्टिकल 21A भी है जिसके अंदर की क्या है, विच इंक्लूड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, बेसिकली एजुकेशन टू ऑल। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास को, 6 से नॉट क्लास 6 से 14 ईयर तक के बच्चों के लिए फ्री है एंड प्लस कंपल्सरी एजुकेशन है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये हमने ऐड कौन से उससे किया है, वी हैव एडेड इज फ्रॉम 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, इसी को बेसिकली जो ये 21A आर्टिकल है इसी को क्या बोलते हैं, इसको सेकेंड रिवॉल्यूशन इन चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट भी बोला जाता है। सेकेंड रिवॉल्यूशन इन चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि आर्टिकल 21 क्या है। इसमें ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो जैसे मान लीजिए ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है आपका, थोड़ी ड्राइंग गड़बड़ हो गई है, लेट्स मेक इट अ नाइस ट्राइंगल। दिस इज नो, ठीक है, फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। सो मान लीजिए दिस इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, कि आपने कोई प्रोसीजर इस्टेब्लिश की है लॉ से, तो उसके अंदर क्या क्या होगा, ये हमारा बेसिकली हमने कहाँ से लिया था, जापान से लिया था। ठीक है, तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट होता है तो कि आपने लॉ जो भी इस्टेब्लिश कर दिया उससे आप काम चला रहे हैं। लेकिन अब इस जो लॉ इस्टेब्लिश हो गया है इसके अंदर जब आप इंक्लूड कर देंगे क्या क्या चीज़ें, रीजनेबिलिटी, उसके अलावा आप इंक्लूड कर दे रहे हैं फेयरनेस एंड जस्ट, कि मतलब लॉजिकल चीज़ें सारी इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो ये चीज़ जो बन जाती है दिस इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दिस इज व्हाट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कॉन्सेप्ट है कहाँ का, अमेरिका का। ध्यान रखेंगे सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स जनरली अमेरिका के होते हैं। ठीक है, तो इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, बट देन लेटर ऑन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस 1978। यहाँ एयरपोर्ट पे इनका पासपोर्ट वगैरह ले लिया गया था, इनको बाहर जाने के लिए नहीं दिया गया था, तो इन्होंने कोर्ट में केस किया गया था कि ये तो मेरा राइट होना चाहिए, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इम्पोर्ट किया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अंदर ये सारी चीज़ें रीजनेबलनेस, फेयरनेस और जस्ट ये सब इंक्लूडेड होना चाहिए। तो दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेनका गांधी केस, जिसके बेसिस पे हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 22, that is protection from arbitrary arrest। आर्टिकल 22 क्या है, दिस इज प्रोटेक्शन फ्रॉम arbitrary assent and detention। ओके, दिस इज व्हाट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, इसके अंदर यही चीज़ें लिखी गई हैं कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो किसी को भी, यू कांट अरेस्ट एनीवन विदाउट इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है ना कि सरकार आके आप पुलिस आके आपको आपके घर से ऐसे ही उठा के ले जाएगी, दे डोंट हैव एनी राइट। आप नहीं, उसके अलावा अगर आपको एक लॉयर भी देना ये भी कंपलसरी होता है।
ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जो ग्रीक टर्म्स होती हैं उसके अंदर ऑडी, ऑल्ट्रम, पार्टम। जनरली ये पूछा नहीं जाता है, पर हाँ अगर उन्हें पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है तो वो पूछ भी सकते हैं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, सो दिस इज फर्स्ट थिंग कि आप बिना इंफॉर्मेशन के अरेस्ट नहीं कर सकते हो। देन सेकेंड थिंग इज कि 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स आपको जिसको भी आपने अरेस्ट किया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। हालांकि इसमें जर्नी का टाइम एक्सक्लूडेड रहता है, क्योंकि मान लो आपको दिल्ली में मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना है और आपने किसी को अरेस्ट किया है केरला से, तो उसको तो आने में ही टाइम लगेगा, तो 24 आवर्स में वो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है, तो इट एक्सक्लूड्स जर्नी टाइम। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रखेंगे। देन थर्ड थिंग इज प्रिवेंटिव, पहले हम ये देखते हैं कि इट डज नॉट अप्लाई टू, किस किस को ये अप्लाई नहीं होता है। इट डज नॉट अप्लाई टू कोई हमारा एनिमी अलाइन है, उसके अलावा अगर आपने किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया है, इफ यू हैव अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, थोड़ा सा व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज कि आपने पहले से ही किसी को अरेस्ट कर लिया है, आपको लग रहा है, आपको शक है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, अभी उसने कुछ क्राइम नहीं किया है, तो प्रिवेंट करने के लिए आपने उसको कर लिया है। तो इसी से एसोसिएटेड है हमारा डी, कि प्रिवेंटिव में भी अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो आप 3 महीने से ज़्यादा उसको अरेस्ट करके नहीं रख सकते हैं, मैक्सिमम आप 3 मंथ्स तक रख सकते हैं, उसके बाद तो आपको इसमें भी रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट बात हम इस प्रिवेंटिव डिटेंशन की ध्यान रखते हैं, दैट इज़ कि सिर्फ इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने प्रिवेंटिव डिटेंशन को इंटीग्रल पार्ट बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडिया के अलावा कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसने प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट बनाया हो। अब इसके अलावा भी इसके अंदर क्या है, कुछ कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन से एसोसिएटेड पार्लियामेंट के पास पावर होती है, एंड देन स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों के पास ही कुछ कुछ पावर्स भी होती हैं। तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास किन किन की पावर होंगी, जो सेंटर से एसोसिएटेड होंगे, जैसे डिफेंस, सिक्योरिटी, कुछ फॉरेन अफेयर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है प्रिवेंटिव डिटेंशन की इन टॉपिक्स पे। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ही बना सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं किन किन टॉपिक से एसोसिएट करके। अगर किसी स्पेसिफिक स्टेट की सिक्योरिटी की बात है तो ऑब्वियस ही बात है उस स्टेट के पास भी उसमें कुछ तो पावर होगी। देन पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, देन कुछ सप्लाई है, सर्विसेज हैं, ठीक है। तो और अगर 3 मंथ से ज़्यादा अगर आपको डिटेंट करके रखना है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो आपके पास किसका एसेंट होना चाहिए, एसेंट ऑफ एक एडवाइजरी बोर्ड की। और ये एडवाइजरी बोर्ड किसकी बनती है, हाई कोर्ट जजेस की बनती है। तो अगर ये बोल रहे हैं कि हाँ और रख लो प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो ही आप 3 महीने के बाद इनको रख सकते हो, एल्स यू आर नॉट अलाउड। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, 6 फ्रीडम हमने कैसे याद किए थे, ट्रिक बना के याद किए थे। शाम रिसाइड इन पोलैंड सीक्वेंस से। देन इसकी कुछ कुछ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस भी हमने याद की थी, अगर थोड़ी बहुत भी याद रह जाए आपको तो दैट्स वेल एंड गुड। देन कन्वेक्शन के टाइम पे कि आपको डबल जियोपार्डी नहीं कर सकते हैं, देन रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते क्रिमिनल लॉज में, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसमें 3 चीज़ें थी, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ,
और उसके अलावा इसी में एक 21A है जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ऐड किया है। देन आर्टिकल नंबर 22 में क्या था, इसमें अरेस्ट की बात की गई है कि आप बिना इन्फॉर्मेशन के अरेस्ट नहीं कर सकते हो, 24 आवर्स में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। देन प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स कि आप 3 महीने से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं कर सकते, और अगर उससे ज़्यादा आपको करनी है तो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन और एसेंट जो है वो कंपलसरी हो जाता है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन जिसने कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट बनाया है। तो इसके आगे के जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो उसका पार्ट 2 आएगा। तो टिल द टाइम, थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, ओके, बाय बाय।